बिहार में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जब से घोषित हुआ है तब से ही ये विवादों में फंसा हुआ है। अब ये मामला कोर्ट के दहलीज पर है। पटना हाईकोर्ट में इससे संबंधित कई याचिकाएं अभ्यर्थियों के द्वारा दायर की जा रही हैं, जिसमें कई कैटेगरी में सीट खाली होने के बावजूद भी क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर और जितने नंबर पर अभ्यर्थी का लास्ट वाला सिलेक्शन हुआ है उससे ऊपर अभ्यर्थी का नंबर है और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। हालांकि इसके संबंध में आयोग का स्पष्टीकरण ट्विटर के माध्यम से आ चुका है कि उन्होंने कुछ ना कुछ गलती की होगी और इस वजह से उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। हालांकि ये सब विवाद नहीं होते अगर सब कुछ प्रॉपर डाटा दिया जाता। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती 2018 में नोटिफिकेशन आता है, 2020 में ज्वाइनिंग हो जाती है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से, और 2023 लास्ट में हम लोग हैं। 5 साल बीतने के बाद से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरी भर्ती प्रक्रिया के लिए जो चयन लिस्ट थी 69,000 शिक्षक भर्ती की, चयन लिस्ट को रिविजिट करने के लिए सरकार को आदेश दे दिया है। यानी कि अगर सरकार उस समय, उत्तर प्रदेश की मैं स्पेशली बात कर रहा हूं, उस समय अगर सही से शिक्षा विभाग मेरिट बनाई रहती तो आज ये नौबत नहीं आती कि 5 साल बाद मेरिट को फिर से रिविजिट करने के आदेश दिए गए हैं। बिहार में बीपीएससी के माध्यम से जो पूरा विवाद हो रहा है उसके लिए केवल आयोग की जिम्मेदारी नहीं बनती है, उसके लिए शिक्षा विभाग की भी जिम्मेदारी बनती है। यहां पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि इस वीडियो का मकसद किसी भी राज्य सरकार की शिक्षा विभाग का विरोध करना या फिर आयोग का विरोध करना नहीं है, लेकिन इस प्रकार की गलतियां चूंकि पहले दोहराई जा चुकी हैं। चाहे आप आरआरबी का एग्जाम्पल ले लीजिए, रेलवे का, जिसमें एक ही अभ्यर्थी का 2-3 जगह रिजल्ट दिया गया था। आप देख लीजिए कि आज से 1 साल 2 साल पहले कितना विरोध हुआ था ट्विटर पर और कितनी चीज़ें हुई थी, उसके बाद उस रिजल्ट को संशोधित करना पड़ा था। आप नॉर्मलाइजेशन को लेकर के एसएससी का रिजल्ट देख लीजिए, कितना बवाल हुआ था, कितना अभ्यर्थियों ने ट्विटर कैंपेन किया था, तब जाकर के चीज़ें थोड़ा सा वहाँ पर सॉर्ट आउट हुई थी। वहीं गलतियों को आयोग ने पहले के इतिहास से हूबहू दोहरा दिया है, उसको सुधारने के बजाय। अगर बात करें बीपीएससी के रिजल्ट को लेकर के, तो यहाँ पर रिजल्ट में जो गड़बड़ी हुई है, निश्चित तौर पर कुछ चीज़ों को ना कंसीडर करते हुए और हड़बड़ी में रिजल्ट देने और नियुक्ति पत्र बांटने और इसको एक तरीके से हाईलाइट करने कि हमने इतने लोगों को रोजगार दे दिया, इसकी वजह से हड़बड़ी में की गई गलतियों की वजह से ये पूरा माहौल बना हुआ है। जैसे देख लीजिए, नॉर्मलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया गया था, और जब आप 50% रिजर्वेशन देते हैं तो ओपन जो सीटें बची 50%, उस पर महिलाएं भी जा सकती हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ही क्यों ना हो। लेकिन इसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि आप महिला और मेल का एक ही पेपर लीजिए। अगर अलग अलग शिफ्ट में पेपर लिए हैं तो पहले नॉर्मलाइजेशन करिए। बीपीएससी ने बिना नॉर्मलाइजेशन रिजल्ट घोषित कर दिया, जिसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। कल के डेडिकेटेड वीडियो में पूरा एक टेक्निकल एनालिसिस करके मैंने बताया कि किस प्रकार से इससे रिजल्ट बहुत बड़े लेवल पर प्रभावित हुआ है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि एक ही अभ्यर्थी का 3 जगह रिजल्ट देने का क्या मतलब है, आयोग का ये कहना है कि अगर कोई अभ्यर्थी उच्च माध्यमिक में अगर उसके डॉक्यूमेंट नहीं पूरे होते हैं और वो ज्वाइन नहीं कर पाता है तो उसको माध्यमिक में मौका मिलेगा। वहाँ भी अगर उसकी डॉक्यूमेंट में कमी होता है तो फिर उसको प्राइमरी में मौका मिलेगा। जबकि आयोग ने ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही कर रखा है। आयोग को पता है कि इसके सभी डॉक्यूमेंट प्रॉपर हैं, तभी उसको आगे के लिए रिजल्ट में प्रोसीड किया हुआ है। बावजूद इसके 3 जगह उसका रिजल्ट दे करके वो 2 सीट क्यों खराब किया जा रहा है, ये समझ से परे है। जब अभ्यर्थी उच्च माध्यमिक यानी पीजीटी में अगर उसका रिजल्ट हो गया होगा तो वो प्राइमरी में क्यों जाएगा, जब उसको हायर सैलरी मिलेगी, हायर स्टैंडर्ड मिलेगा, सब कुछ उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो वो फिर प्राइमरी में क्यों आएगा, वो प्राइमरी वाला एक सीट क्यों बर्बाद किया जा रहा है। दूसरा, ये आरआरबी में भी मैटर हो चुका था। आरआरबी वाले में एक ही अभ्यर्थी का कई जगह रिजल्ट दिया गया था, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा बवाल मचा था। और नॉर्मलाइजेशन वाला जो पूरा मैटर है वो एसएससी में हो चुका है। इन सबसे उदाहरण लेते हुए आयोग को तो सही तरीके से रिजल्ट को पब्लिश करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने वही सभी गलतियों को फिर से दोहरा दिया है जिसका अभ्यर्थी लगातार विरोध कर रहे थे। इसके अलावा राज्य सरकार के शिक्षा विभाग से भी बहुत बड़ी गलती हुई है। गलती यह है कि जब आप नोटिफिकेशन में दिखा रहे हैं कि हम 80,000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रहे हैं, तो फिर नियोजित शिक्षकों को इसमें शामिल करा करके उनके रिजल्ट दे करके उनको फिर से नियुक्ति देना, इसका क्या मतलब है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि शिक्षक का नियुक्ति के लिए पद सृजित कैसे किए जाते हैं, छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से। आपने जो पद सृजित किए हैं वो कितने बच्चे हैं और उसके हिसाब से 30:1 के रेशियो से आपको कितने टीचर्स की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपने किया था। और जो पहले से 4 लाख नियोजित शिक्षक बताए जाते हैं वो पहले से छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट थे।
और आप जब नियोजित शिक्षक को परमानेंट करेंगे, राज्यकर्मी का दर्जा देंगे इस बीपीएससी के रिजल्ट के माध्यम से, तो आपने नया टीचर तो कोई हायर किया नहीं, क्योंकि उसी टीचर को आपने पहले भी छात्र शिक्षक अनुपात में 30:1 में काउंट किया था, और अब जब वो नियुक्ति पालेंगे तो भी वह उसी ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं। तो नया पद तो कुछ नया कोई टीचर तो गया नहीं, तो छात्र शिक्षक अनुपात कहाँ सुधरा? इस हिसाब से आप देखेंगे तो वही टीचर जो ऑलरेडी सिस्टम में है उसी को फिर से टीचर बनाया जा रहा है। जब आपने उसके लिए अलग से नियमावली अभी रिजल्ट जारी होने से एक हफ्ता पहले निकाला था, 4-5 दिन पहले निकाला था, तो फिर इनके रिजल्ट पर सीधे तौर पर रोक लगा देना चाहिए था कि कोई भी बीपीएससी के माध्यम से नियोजित शिक्षक अब ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि आपने अलग उनके नियमावली बना दिया। उनके लिए अलग डिपार्टमेंटल एग्जाम आपने बनाया हुआ है कि 3 बार आपको मौका दिया जाएगा और 3 बार में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको राज्यकर्मी का मौका दे दिया जाएगा। जब नियमावली ही अलग है तो फिर उनको इस प्रकार से क्यों इसमें ज्वाइन कराया जा रहा है? दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप उसको ऑलरेडी छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट कर लिए हैं, यानी कि ये जो भर्ती है 80,000, ये 80,000 दिखा करके सिर्फ नियोजित शिक्षक, मान लीजिए अगर बहुत कम भी हुए, 5,000 7,000 भी हुए, वैसे दावा तो 40,000 42,000 का किया जा रहा है, लेकिन ऑथेंटिक सोर्स मेरे पास नहीं है तो मैं इसके बारे में पुष्टि नहीं कर रहा हूं। लेकिन मान लीजिए एटलीस्ट 5,000 नियोजित शिक्षक हुए, तो वहां पर 5,000 शिक्षक जो ऑलरेडी सिस्टम में थे, जो कि 30:1 में आपने पहले ही उनको ऑलरेडी काउंट कर लिया है, और फिर से आप उसको रीज्वाइन कराएंगे, तो फिर नया शिक्षक कहां हुआ? आपने जो पद सृजित किए थे वो 30:1 के हिसाब से किया था, वो तो पहले से ऑलरेडी टीचर है, जो कि आप उसको राज्यकर्मी का दर्जा दे रहे हैं बीपीएससी के माध्यम से, और नियमावली भी आप अलग से बना चुके हैं कि आपको राज्यकर्मी का मौका दिया जाएगा और डिपार्टमेंटल एग्जाम 3 बार आपको देने का मौका मिलेगा। तो फिर या तो वो नियमावली आप बनाने का क्या मतलब, और अगर आप उस नियमावली को कंसीडर करना चाहते हैं तो फिर इसका यहां पर रिजल्ट देने का क्या मतलब है? ये सब छोटी छोटी गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चला गया है। मैंने जो कट ऑफ के बारे में प्रिडिक्शन किया था वो एग्जैक्ट कट ऑफ उतना ही पे आएगा अगर सभी चीज़ों को कंसीडर आउट करते हुए रिजल्ट को फिर से जारी किया जाए। देखिए यहाँ पर ये बात नहीं है कि रिजल्ट पर रोक लग जाए या फिर रिजल्ट को रद्द कर दिया जाए, लेकिन जो गलतियां की गई हैं हड़बड़ी में, बिना अगर कुछ भी विवाद हो रहा है, देखिए मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ, दावा नहीं कर रहा हूँ कि जितने भी सोशल मीडिया साइट्स पर विवाद हो रहे हैं वो सब कुछ सही है, नहीं, इसमें से आधा से ज़्यादा फेक होती हैं। जो चीज़ें, जैसे मान लीजिए किसी अभ्यर्थी का रिजल्ट में नाम नहीं आया तो वो इन सभी चीज़ों को और ज़्यादा तूल देने की कोशिश करता है, लेकिन जब कई बार सवाल उठ रहे हैं तो उस पर एक बार आयोग को सोचना चाहिए। पहला तो नियोजित शिक्षक वाला मामला जो है वो बहुत गलत है, शिक्षा विभाग के द्वारा इस पर तुरंत रोक लगाना चाहिए कि जब आपने नियमावली बना लिया और उसी शिक्षक को आप दोबारा इसमें नियुक्ति देने जा रहे हैं तो आपने नया टीचर कहाँ हायर किया? आपने 30:1 के रेशियो के हिसाब से जो पद सृजित किए थे वो उस पर नए कैंडिडेट कहाँ हैं? वो तो पद वैसे ही खाली रह जाएंगे, वो ऑलरेडी टीचर था और उसको आपने फिर से टीचर बना दिया। दूसरा ये मुद्दा है कि जब आप महिलाओं को, पुरुषों को कॉमन मेरिट के तहत रिजल्ट घोषित कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी ये था कि चूंकि आपने महिलाओं का पेपर आसान दिया था, उस हिसाब से पहले आपको नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए था। महिलाओं को तो आप 50% पहले से ऑलरेडी रिजर्वेशन दे चुके हैं, ऊपर से आपने उनका आसान पेपर बनाया और ऊपर से उनका ओवरलैपिंग कराया, जिसकी वजह से मेल के अभ्यर्थियों का निश्चित तौर पर इससे घाटा हुआ है। देखिए यहाँ पर फीमेल और मेल के विवाद में ये सभी चीज़ें पढ़ने का मकसद नहीं है इस वीडियो का, लेकिन जो चीज़ें प्रोसीजर के तहत सही तरीके से, साफ सुथरे तरीके से की जा सकती थी, उसमें भी जानबूझ करके विवाद किया गया है। यहाँ पर देखिए आयोग निश्चित तौर पर काबिले तारीफ काम किया हुआ है और उसका कतई भी विरोध नहीं है। परीक्षा बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने कराया है और इसके लिए सालों साल तक इस आयोग को याद किया जाएगा कि कितने साफ सुथरे तरीके से लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों का परीक्षा कंडक्ट कराया गया। लेकिन जो गलतियां हुई हैं उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए था, ये करना ही चाहिए था। बिना नॉर्मलाइजेशन के अगर रिजल्ट दिया गया तो ये बहुत बड़ी गलती है और इस गलती की वजह से बहुत सारे मेल कैंडिडेट को नुकसान हुआ है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो आयोग को इसके संबंध में स्पष्टीकरण देना चाहिए। नॉर्मलाइज्ड स्कोर सभी कैंडिडेट्स का जारी करना चाहिए, जैसे कि केवीएस ने किया है। हालांकि केवीएस के भी नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम है, उसमें बीएड अभ्यर्थियों को शामिल कराते हुए नॉर्मलाइजेशन कर दिया गया है। तो ये सभी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ही कट ऑफ हाई चला गया है। तो इन सभी चीज़ों को आयोग को फिर से देखना होगा, क्योंकि ये मामला जब पटना हाईकोर्ट में जा रहा है तो फिर से कहीं ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश वाला हाल यहाँ बिहार में हो जाए। उत्तर प्रदेश में 5 साल भर्ती को हो चुके हैं, सभी अभ्यर्थी ज्वाइन कर चुके हैं, 3 साल से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और अब जाकर के रिविजिट के आदेश हाईकोर्ट ने दे दिए हैं कि पूरी भर्ती प्रक्रिया के लिए फिर से मेरिट बनाई जाए। ऐसा ना हो कि बिहार में यही सब पेच फंस जाए। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।